नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास में। कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों हमारा ये प्यारा सा बैच जिसका नाम है उदय बैच। और इस उदय बैच के संदर्भ में हम लोग आप सभी के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हमारा अध्याय चल रहा है दोस्तों, उसको मैं आप सभी के सामने पेश करने वाला हूं, है ना। तो आप सभी के साथ दोस्तों आप लोग देखते हैं कि आपके पास जो आपकी हिस्ट्री या फिर जिसे हम लोग इतिहास के नाम से भी पुकारते हैं, उसके अंतर्गत आपको एक चैप्टर देखने को मिलता है। और इस चैप्टर को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? इस चैप्टर को हम लोग आधुनिक विश्व में चरवाहे इस नाम से पुकारते हैं। इस चैप्टर का आज की हमारी इस क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पिछले जो हमारा लेक्चर हुआ था दोस्तों, उसमें हमने इस चैप्टर से संबंधित लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस किया था और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें जो इस चैप्टर से संबंधित थे उसको लेक्चर नंबर 1 में हम लोग समझ चुके थे। तो हमारी आज की इस क्लास में हम लोग इस लेक्चर नंबर 2 में इस चैप्टर से संबंधित जो और इंटरेस्टिंग बातें होंगी उसको डिस्कस करेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित किन किन बिंदुओं को समझने वाले हैं। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि जो हमारे भारत के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि चरवाहे थे, उनका जीवन किस तरीके से बदल गया था अंग्रेजों के आने के बाद। इस बिंदु को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। हमारे प्यारे भारत के अंदर जब आप देखते हैं कि अंग्रेज लोग आ गए थे और भारत को उपनिवेश बना दिया गया था, तो भारत के चरवाहों का जीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ था वो देखेंगे। फिर बात करेंगे अफ्रीकी महाद्वीप के बारे में और अफ्रीका में जो चरवाहे हैं उनको देखेंगे। उनको भी गुलाम बनाया गया था, तो उनका जीवन कैसे पड़ा था, उनके भी चारागाह जो थे वो सूख गए थे, उसको देखेंगे। इस चैप्टर से संबंधित जो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो समझेंगे, ठीक। और ये पूरा चैप्टर आप देखते हैं कि हमारे इन 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों और जल्दी से हम लोग आप सभी के साथ एक बार क्विकली समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में आप सभी के साथ किन बिंदुओं को डिस्कस किया था। देखिए, ये जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है ये कहीं ना कहीं टिका हुआ है किसके साथ दोस्तों? हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? आधुनिक विश्व में चरवाहे, ठीक। और हम देखते हैं दोस्तों कि चरवाहों का मतलब क्या होता है। हम लोग सबसे पहले इसी शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चरवाहों का मतलब होता है वो लोग जिनके पास होते हैं मवेशी, मवेशी का मतलब जिनके पास होते हैं जानवर, और जो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते रहते हैं दोस्तों? घूमते रहते हैं, है ना। और इसी वजह से इनको घुमंतू लोग या फिर घुमंतू जनजाति भी कहा जाता है। इन लोगों का, इन चरवाहों के पास होते हैं जानवर जिनके साथ वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं और इनके पास कोई स्थायी पता नहीं होता। भारत में आप देखते हैं कि लगभग 200-300 सालों से ये चरवाहे समुदाय मौजूद है और भारत के चरवाहे समुदाय भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हम लोगों ने देखा कि चरवाहे क्या होते हैं और उसके बाद फिर हमने देखा कि भारत में हमारे ये जो चरवाहे हैं ये हमें अलग अलग इलाकों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। एक जो हमारा चरवाहा समूह है दोस्तों, जिसे हम लोग हिमालय के चरवाहे समुदाय के नाम से पुकारते हैं, अर्थात पहाड़ों में जो हमारे रहने वाले चरवाहे लोग होते हैं उनको हम लोग हिमालय के चरवाहे कहते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपने देखा था दोस्तों, उसे हम लोग कह रहे थे गुज्जर बकरवाल चरवाहा समुदाय, है ना। गुज्जर बकरवाल चरवाहा समुदाय, है ना। ये जो हमारा चरवाहा समुदाय था, आप देखते हैं कि ये लोग भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य जो है वहां पर रहते हैं। और ये क्या करते हैं दोस्तों? इनके पास भेड़ बकरियां होती हैं, उन्हीं भेड़ बकरियों को बेचकर ये क्या करते हैं? अपने जीवन को गुजारा करते हैं। दूसरा जो हमारा चरवाहा समुदाय था उसका नाम था गद्दी। और ये जो चरवाहा समुदाय हमें आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये भी भेड़ बकरियों को बेचकर अपने जीवन को गुजारा करते हैं, कंबल वंबल भी बनाते हैं और उसके जरिए अपना जीवन गुजारा करते थे। तीसरा जो हमारा चरवाहा समुदाय है दोस्तों, उसको हम लोग गुज्जर चरवाहा समुदाय कहते हैं। और ये गुज्जर चरवाहा समुदाय आप देखते हैं कि हमारा जो कुमाऊं और गुड़बाल जो उत्तराखंड के आसपास का एरिया है ना, वहां पर आप देखते हैं कि ये हमें चरवाहा समुदाय दिखता है। और इनके पास भी आप देखते हैं कि बकरी और भेड़ हुआ करती थी जिनको बेचकर ये अपना जीवन गुजारा करते हैं। आज के समय में भी ये मौजूद हैं। तो ये तो हमारे हिमालय के चरवाहा समुदाय हुए। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे कुछ चरवाहा समुदाय थे जो भारत के पठारी भाग में रहते थे।
पठार यानी कि हमारा आप देखते हैं कि दोस्तों जो हमारा महाराष्ट्र वाला भाग है ना, वहां पर हमें ये देखने को मिलते थे। इस चरवाहा समुदाय को हम लोग धनगर चरवाहा समुदाय कहते थे। ये धनगर चरवाहा समुदाय आप देखते हैं कि इनके पास भैंस भी होती है। ये भैंस को उसी के साथ आप लोग देखते हैं कि जो और हमारे चरवाहे थे है ना, बकरी को भी रखते हैं और उनके जरिए क्या करते हैं दोस्तों, ये व्यापार किया करते थे। ये कंबल को भी बनाते हैं धनगर चरवाहा समुदाय, और ये खेती भी करते हैं बाजरे की। इनके बारे में हमने आप सभी के साथ देखा था। इसके बाद हम लोगों ने भारत के अंतर्गत मौजूद हमारे जो कुछ और राज्य रहे थे, जैसे आप देखते हैं कि कुमाऊं है ना, और आप देखते हैं दोस्तों ये जो हमारा चरवाहा समुदाय है ये आंध्र प्रदेश राज्य में हमें देखने को मिलता है। इनके पास भी भेड़ और बकरियां होती हैं जो वो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते रहते हैं। फिर हम लोगों ने आप सभी के साथ भारत के अंदर मौजूद एक और हमारा चरवाहा समुदाय है जिसका नाम है राइका। ये राइका चरवाहा समुदाय हमें राजस्थान में दिखता है और ये इनके पास ऊंट होते हैं और ये ऊंट को खरीदते और बेचते हैं क्योंकि राजस्थान के रेगिस्तानी एरिया में ये रहते हैं। तो भारत अलग अलग इलाकों में अलग अलग हमें चरवाहा समुदाय दिखते हैं। मुख्य तौर पर जानवर इनके पास होते हैं, जानवरों को खरीदते और बेचते हैं और उनके जरिए इन लोगों का जीवन चला करता था। भारत के अंदर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों अब क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर के अंदर हमें बताया जाता है कि अंग्रेजों की एंट्री होती है और हमारे प्यारे भारत देश को उपनिवेश बनाया जाता है। उपनिवेश का मतलब दोस्तों आप लोग देखते हैं कि हमारे प्यारे भारत देश को गुलाम बनाया जाता है। और जब भारत को गुलाम बनाया जाता है दोस्तों तो आप लोग क्या देखते हैं कि अंग्रेज लोग भारत के जो चरवाहे थे ना, इनको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि जितने भी खेत होते हैं, जहां पर खेती होती है ना, तो इन खेत या फिर खेती वाले इलाकों से ना अंग्रेजों को बहुत ज्यादा टैक्स मिलता था कि अगर कोई किसान है और वो किसान अगर फसल को उगा रहा है तो उस किसान के फसल को उगाने से अंग्रेज उससे पैसे लिया करते थे या फिर टैक्स या फिर कर लिया करते थे। लेकिन अगर आप देखें कि जो चारागाह है जहां पर जानवरों को चराया जाता था वो खाली जगह थी और इस खाली जगह से अंग्रेजों को कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। इसीलिए अंग्रेज क्या करते हैं दोस्तों, भारत के हमारे ये जो चरवाहे थे ना, इनको प्रभावित करने के अलग अलग तरीके बनाते हैं। वो सबसे पहले जितने भी चारागाह थे उनको समाप्त कर देते हैं और चारागाहों को खेत में परिवर्तित कर देते हैं ताकि वो इन खेतों से सामान को, फसल को उगा सकें और अपना फायदा उठा सकें। इसी के साथ साथ अंग्रेज ये भी देखते हैं कि जितने भी चरवाहे थे ना, ये एक जगह पर टिककर नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर ये लोग हस्तांतरण करते रहते थे। अंग्रेज क्या करते हैं दोस्तों, हमारे इस चरवाहे समुदाय के लोगों को जो भारत में अलग अलग इलाकों में हमें दिख रहे थे, इन सभी चरवाहे समुदायों को लेकर एक कानून बनाते हैं, है ना, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे हम लोग देखते हैं कि अपराधी जनजाति कानून, है ना। और इस अपराधी जनजाति कानून के तहत ये कह दिया जाता है कि भारत के जितने भी चरवाहे हैं वो सभी अपराधी हैं, है ना, कि वो सभी गलत काम करते हैं और इन गलत काम करने वाले चरवाहों को ये कह दिया जाता है कि अब तुम किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकते, तुम एक ही गांव में रहोगे हमेशा हमेशा के लिए, और अगर तुम हमसे इस गांव से बाहर जाओगे तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और अंग्रेज उन पर नजर रखते थे और इसके जरिए भी अंग्रेज क्या करने लगे दोस्तों, चरवाहों को रोकने लगे। और अब वो चरवाहों से क्या करने लगते हैं, गांव में रहने पर टैक्स लेते हैं, गांव का पानी प्रयोग में करने पर पैसे लेना शुरू करते हैं। तो चरवाहों का जीवन इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तीसरी चीज कि पहले तो आप देखते हैं कि जहां पर जानवर चरा करते थे वो जगह खेत में बदल दी। दूसरी चीज आप देखते हैं कि अंग्रेजों ने चरवाहों को अपराधी घोषित कर दिया। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या थी दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि जिन जंगलों में जानवर जाया करते थे ना, उन्हीं जंगलों में जाने पर आप देखते हैं कि प्रतिबंध लगा दिया। भारत के जंगलों को अलग अलग तरीके से आप देखते हैं कि बांट दिया, है ना, और ये कह दिया कि भारत के ये चरवाहे इन जंगलों में नहीं जा सकते। तो अब ये जंगलों में भी नहीं जा सकते थे अपने जानवरों को लेकर, इनके जो चारागाह थे वो खेतों में परिवर्तित हो गए थे और अब इनको अपराधी बना दिया गया था और एक ही गांव में इनको रहने दिया जाता था और इन पर नजर रखी जाती थी। इससे भारत के अधिकतर चरवाहे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उनका जीवन बहुत बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि प्रभावित हुआ। और इन चरवाहों ने अपने जानवरों को छोड़कर आप देखते हैं कि फिर ये आगे चलकर मजदूरी करने लगे। कुछ इस तरीके से हमने आप सभी के साथ अपने लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस किया था।
तो दोस्तों यहां तक तो हमने लेक्चर नंबर 1 की जो हमारी मोटी मोटी बातें रही थी उसको डिस्कस किया था। आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि मुख्य तौर पर भारत के अंदर जो हमारे ये चरवाहे थे, इन अलग अलग कानूनों के बन जाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहे थे और भारत के इन चरवाहों को आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा समस्याएं उठानी पड़ रही थी। तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि जितनी भी चारागाह थी जहां पर जानवर खाना खाते थे उनको खेतों में परिवर्तित कर दिया था, तो इससे चारागाह तेजी से खत्म होते गए। अब जब चारागाह ही नहीं होंगे जहां पर जानवर खाना खाते थे तो जानवरों के लिए खाना प्रोवाइड कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। इससे बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि जो पशु थे या फिर जो मवेशी थे उनकी संख्या आप लोग देखते हैं कि क्या होने लगी दोस्तों। इसीलिए बचे हुए जो चारागाह थे वहां पर पशुओं की संख्या बढ़ने लगी। अंग्रेजों ने क्या कर दिया दोस्तों, चारागाह समाप्त कर दिए। अब जो छोटे मोटे चारागाह बचे थे ना वहीं पर सारे जानवर पहुंच जाते थे। तो अब छोटे से चारागाह में ही बहुत सारे जानवर हुआ करते थे जो उस जगह से अपनी पेट को भरा करते थे। मौसम बदलने का है ना, आप देखते हैं दोस्तों कि चरवाहों के मौसम के हिसाब से एक चारागाह को दूसरी जगह छोड़ दिया जाता था। पहले क्या होता था कि जो चरवाहे थे वो 6 महीने के लिए एक जगह पर आप देखते हैं कि रुकते थे, फिर वो आगे बढ़ जाते थे जब मौसम में परिवर्तित होता था। जहां पर बारिश होती थी वहां पर ये पहुंच जाते थे और फिर जहां पर बारिश खत्म हो जाती थी उससे वो आगे बढ़ जाते थे। अब क्योंकि चारागाह ही बहुत कम थे तो इन चारागाहों के बहुत कम हो जाने की वजह से आप लोग देखते हैं कि दोस्तों जानवरों के लिए अपनी खाने को प्रोवाइड कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है ना। पहले तो फिगर नहीं थी, पहले तो बहुत सारी चारागाह थी, तो कुछ महीने के लिए किसी जगह पर रुकते, फिर आप देखते हैं कि कुछ महीने के बाद फिर किसी दूसरी जगह पर आप देखते हैं कि पहुंच जाया करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि अब जानवरों के पास किसी भी प्रकार से आप देखते हैं कि उनके लिए चारा प्रोवाइड कर पाना चरवाहों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और इसी वजह से जब खाना नहीं हो पा रहा था तो जो जानवर थे वो आपको दिखता है कि वो मरने लग जाते हैं। जानवरों के सामने भूखमरी की समस्या आने लगती है, चाहे ऊंट हो, भेड़ हो, बकरी हो, वो सभी बड़े स्तर पर आपको मरते हुए दिखते हैं। अब इसी स्थिति से निपटने के लिए आप देखते हैं कि जो कुछ चरवाहे थे वो क्या करते हैं दोस्तों, वो अपने जानवरों की संख्या कम कर देते हैं। यानी कि वो अपने साथ पहले बहुत सारे पहले आप देखते हैं कि हजार जानवर हुआ करते थे एक चरवाहे के साथ, लेकिन जैसे जैसे चारे की समस्या खड़ी होती है तो जितने भी चरवाहे थे वो अपने जानवरों को क्या कर देते हैं दोस्तों, बेच देते हैं या फिर कम से कम जानवरों को रखने की कोशिश करते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर आप लोग देखें कि जो रायका समुदाय के लोग थे वो ऊंटों को खिला नहीं पा रहे थे तो वो क्या करते हैं, ऊंटों को बेचना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि मुख्य तौर पर जो भारत के संदर्भ में अगर हम लोग देखें, जो हमारा प्यारा भारत था वो साल 1947 में भारत देश बनकर दिखा, है ना। तो भारत से आप देखते हैं कि दोस्तों भारत से ही एक देश निकला जिसे हम लोग पाकिस्तान के नाम से पुकारते हैं। तो भारत से अलग होकर, विभाजित होकर एक देश बनता है जिसे हम लोग पाकिस्तान कहते हैं। जब तक भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, विभाजन नहीं हुआ था, तो बहुत से जो जानवर थे ना वो क्या करते थे दोस्तों, वो सिंध तक पहुंच जाया करते थे। तो आप देखते हैं दोस्तों कि इस क्षेत्र से, ये जो सिंध वाला एरिया ना, हरियाणा से हमारे बहुत से जो चरवाहे ग्रुप थे वो सिंध, जो आज में पाकिस्तान में पड़ता है, वहां तक जाया करते थे, है ना। लेकिन आप देखते हैं कि दोस्तों अब ऐसा होता हुआ हमें नहीं दिखता और जो बहुत से भारत के जो चरवाहे थे अब वो सिंध नहीं जा पा रहे थे तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती हुई दिखी। इसी वजह से चरवाहों के जानवर मरने लगे, उनको अपने जानवरों को कम करना पड़ा। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो चरवाहे थे उन्होंने अब नए नए काम करने शुरू कर दिए। वो खेतीबाड़ी करना शुरू कर देते हैं या फिर व्यापार करना शुरू कर देते हैं। तो जो थोड़े अमीर चरवाहे थे वो व्यापार करना शुरू करते हैं और जो गरीब चरवाहे थे वो दूसरों के खेतों में खेती करना शुरू कर देते हैं। अब आप देखते हैं दोस्तों कि जो गरीब चरवाहे थे इनके पास तो कोई चारा ही नहीं था, इन्होंने अपने जानवरों को बेच दिया था, लेकिन फिर भी इनके पास इनको देखते हैं कि इनकी जरूरत पूरा नहीं हो रही थी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चरवाहे थे, जो एक समय तक बहुत सारे जानवरों के मालिक हुआ करते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से घूमा करते थे, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए इन गलत कानूनों की वजह से अब वो सिर्फ मजदूरी करने वाले मजदूर बनकर दिख जाते हैं, जो बड़े शहरों में मजदूरी करने के लिए आते हुए हमें दिखते हैं। तो यहां तक तो हमने अपने भारत के अंतर्गत किस तरीके से हमारे जानवर प्रभावित हुए थे। गुर्जर बकरवाल समुदाय हुआ, गद्दी समुदाय हुआ, गुज्जर हमारा चरवाहा समुदाय हुआ, धनगर हमारा समुदाय हुआ, रायका चरवाहा समुदाय हुआ, उसके बारे में डिस्कशन किया। अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों यहां से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप सभी के साथ अफ्रीका के चरवाहा समुदाय के बारे में। भारत के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास अफ्रीका चरवाहा भारत से अलग होते हुए अब हम आप सभी को लेके जा रहे हैं और यहां से हम लोग आप सभी के साथ बात करेंगे अफ्रीका के बारे में, ठीक है।
तो दोस्तों अगर हम लोग देखें कि जो ये अफ्रीका है ना, ये एक महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं कि हमें चरवाहे देखते हैं कि दुनिया में आज के समय में जितने भी चरवाहे हैं उनमें अगर हम लोग देखें कि दुनिया में अगर 100 चरवाहे हैं पूरी दुनिया में, तो अकेले 50% चरवाहे हमें कहां से दिखते हैं दोस्तों, वो अफ्रीका से ही आते हैं। तो अफ्रीका की आधे से अधिक जो पॉपुलेशन है वो चरवाहों का ही काम करती है। लगभग 22 मिलियन के करीब जो अफ्रीकी लोग हैं उनका जीवन क्या है दोस्तों, वो चरवाहे के तौर पर ही अपने जीवन को आपको दिखता है कि गुजारा करते हैं। अफ्रीका के कुछ चरवाहे समुदाय हैं, जैसे आप लोग देखते हैं दोस्तों, बुडईन एक चरवाहा समुदाय है, बर्बर एक चरवाहा समुदाय है, बुरान एक चरवाहा समुदाय है, तुकाना एक चरवाहा समुदाय है, मसाई और सोमाली। तो ये कुछ चरवाहे समुदायों के नाम हैं जो अफ्रीका में आपको चरवाहों के तौर पर दिखते हैं, जिनके पास जानवर होते हैं, ये जानवरों को खरीदते बेचते हैं। और ये कुछ महत्वपूर्ण चरवाहे समुदायों के नाम हमने देखे, ठीक है। इनमें से ये जो अधिकतर लोग होते हैं या फिर अधिकतर चरवाहा समुदाय होते हैं दोस्तों, ये घास के मैदानों और रेगिस्तानी क्षेत्रों से के आसपास हमें दिख जाते हैं। इनके पास, अगर ये रेगिस्तानी क्षेत्र में होते हैं तो इनके पास ऊंट होता है, मैदानी क्षेत्र में होते हैं तो इनके पास बकरी, भेड़, गधे, ये इन जानवरों को पालते हैं। इनके दूध को ये प्रयोग में लाते हैं, इनके मांस को प्रयोग में लाते हैं, जानवरों की खाल से ये अलग अलग चीजों को बनाते हैं, ऊन बेचकर ये अपने जीवन को चलाते हैं। और कुछ आप देखते हैं कि कुछ जो हमारे अफ्रीका के चरवाहा समुदाय के लोग हैं वो यातायात भी करते हैं ना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भी पहुंचाते हैं, ठीक है। तो चरवाहे समुदाय के लोग आपको दिखता है दोस्तों व्यापार कर रहे हैं, है ना। आपको दिखता है कि उसी के साथ साथ कुछ चरवाहा समुदाय के लोग खेती भी करते हैं, है ना, अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए कि इनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। तो ये छोटे मोटे काम जैसे जानवरों को खरीदते बेचते तो हैं ही, उसी के साथ साथ आपको दिखता है कि ये खेती बाड़ी भी करते हैं ताकि इनके पास पैसा आता रहे। अगर हम लोग देखें दोस्तों कि अफ्रीका में जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है उसका नाम है मसाई, और ये मसाई समुदाय के ही लोग आपको दिख रहे हैं। अच्छा, ये जो मसाई लोग हैं ये मवेशी यानी कि जानवरों को पालते हैं और ये पूर्वी अफ्रीका में हमें रहते हुए हैं। पूर्वी अफ्रीका आज के समय में हम लोग देखें दोस्तों, केनिया कर एक देश है, वहां पर लगभग 3 लाख के करीब मसाई समुदाय के लोग रहते हैं। और तंजानिया में जो पूर्वी अफ्रीका में ही पड़ता है वहां पर हमें 1.5 लाख, है ना, तो लगभग 4.5 लाख मसाई समुदाय के लोग आपको देखने को मिलते हैं। कुछ केनिया में हैं और आप देखते हैं कि 1.5 लाख के करीब आपको तंजानिया के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो ये एक मसाई समुदाय है, कुछ इस प्रकार से इसके लोग हमें देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है, जैसे जैसे भारत को गुलाम बनाया गया था ना दोस्तों, कुछ इसी तरीके से हम देखते हैं कि अफ्रीका को भी अलग अलग यूरोपीय देशों के द्वारा गुलाम बना लिया गया था। और हम देखते हैं दोस्तों कि जितने भी औपनिवेशिक शासन थे या फिर जो देश थे जिन्होंने गुलाम बनाया था अफ्रीका को, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये अफ्रीका में जो केनिया इलाका था और जो तंजानिया इलाका था ना, उसके भूभाग में आप देखते हैं कि ये मसाई लोग हुआ करते थे, आपको बताया हमने। अब ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, यूरोप की जो ये ताकतवर देश थे इनके बीच में ही आपस में झगड़ा होने लग जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि जर्मनी हुआ, आप देखते हैं कि फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, इन सभी बड़े बड़े ताकतवर देशों ने अफ्रीका पर अपना कब्जा करने की कोशिश की थी और ये आपस में ही एक दूसरे से आप देखते हैं कि अफ्रीका पर कब्जा करने के लिए लड़ा करते थे। फिर इन सभी देशों को समझ में आया कि भाई हम लड़ क्यों रहे हैं, हमें तो इस पूरे ही इलाके पे कब्जा करना है ना। तो ये लोग एक मीटिंग करते हैं दोस्तों, 1885 में ये लोग मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग में ये तय कर लेते हैं कि भाई ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र होगा ना, कुछ इलाका जर्मनी रख लेगा, कुछ इलाका फ्रांस रख लेगा और कुछ इलाका ब्रिटेन रख लेगा। तो आप देखते हैं कि इसी के तहत अफ्रीका को बांट दिया जाता है ना। अफ्रीका के टुकड़े आप देखते हैं कि दोस्तों 1885 में इन देशों के द्वारा कर दिए जाते हैं, है ना। आप देखते हैं कि दोस्तों एक प्रकार से सीमा रेखा खींच दी जाती है, बॉर्डर बना दिए जाते हैं, लाइन क्रिएट की जाती है ना। आप देखते हैं कि बॉर्डर क्रिएट किया जाता है। तो जो ब्रिटिश होते हैं, जो अंग्रेज लोग थे, वो केनिया को अपने कब्जे में कर लेते हैं और जो जर्मनी के लोग थे वो तंजानिया को अपने कब्जे में कर लेते हैं और बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि इस क्षेत्र पर होता है। अच्छा, जब तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, साल 1914 से साल 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, तो जब तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब तक ब्रिटिश जो लोग थे वो केनिया पर कब्जा कर रहे थे और जर्मन लोग तंजानिया पर। लेकिन आप देखते हैं कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था, तो उसके लिए हारने के बाद अपने देश को चलाना ही मुश्किल हो रहा था, तो वो तंजानिया पर कैसे कब्जा करता। तो आप देखते हैं कि वो तंजानिया को अलग होते हुए आज़ादी कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि मिलनी शुरू हो जाती है। तो जब इस पूरे क्षेत्र को गुलाम बनाया जाता है तो मसाई लोगों का 60% जो हिस्सा था वो उनके हाथ से चला जाता है ना। पहले अगर आप लोग देखें दोस्तों कि इस पूरे क्षेत्र में केनिया हुआ और उसी के साथ तंजानिया हुआ, यहाँ पर ये पूरा का पूरा भूभाग मसाई लोगों का हुआ करता था। लेकिन क्या कर दिया गया, आप देखते हैं कि इन दो देशों के बीच में एक लाइन खींच
दी गई और इस लाइन के बाद एक क्षेत्र को केनिया कहा और दूसरे क्षेत्र को तंजानिया कहा। और अब मसाई लोग, जो मसाई चरवाहा समुदाय था, कुछ लोग इस तरफ हो गए और कुछ लोग इस तरफ आपको बढ़ते हुए दिखते हैं। अब हम लोग यहां पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्य तौर पर जब इस पूरे के पूरे अफ्रीकी क्षेत्र को गुलाम बना लिया गया था तो आखिर चाहा क्या जा रहा था। हम देखते हैं कि दोस्तों इस पूरे के पूरे क्षेत्र में अगर हम लोग देखें कि जितने भी चारागाह थे ये शुष्क भूभाग पर थे, है ना, और यहाँ पर कभी कभार ही बारिश होती है। अफ्रीका दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम लोग देखते हैं कि कम ही बारिश हमें देखने को मिलती है, तो इस क्षेत्र में बहुत कम हमें घास के मैदान देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि 19वीं सदी तक आते आते, है ना, 19वीं सदी का मतलब क्या है, हम देख पा रहे हैं कि सन 1800 के आसपास की बात हो रही है, सन 1800 से सन 1900, है ना, इस पूरे समय अवधि में हम लोग देखते हैं कि जो अंग्रेजी सरकार थी ना, वो इन इलाकों के अंदर क्या करती है दोस्तों, खेती को प्रोत्साहित करना शुरू करती है, जैसा इन्होंने भारत में किया था, क्योंकि इनको लगता था कि जितने भी चारागाह हैं इनसे इनको फायदा नहीं होता, इनसे इनको पैसा नहीं आता। तो जैसे भारत के अंदर अंग्रेजों ने भारत के चारागाहों को खेतों में परिवर्तित कर दिया था, कुछ ऐसा आप देखते हैं कि यहां पर भी किया जाता है, और जो भी चारागाह थे जहां पर जानवर चरा करते थे उनको खेतों में परिवर्तित कर देते हैं। और बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि इससे जो मसाई समुदाय के लोग थे जो अफ्रीका में रहा करते थे उनका जीवन आप देखते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हो जाता है ना। अब चारागाह के जितने भी बड़े बड़े हिस्से थे जहां पर जानवरों को चराया जाता था, इनको अंग्रेज क्या कर देते हैं दोस्तों, शिकारगाह बना देते हैं कि कुछ भाग को, कि अगर कोई चारागाह है जहां पर जानवर खेलते हैं, इनमें से कुछ हिस्से को अंग्रेजों ने क्या कर दिया दोस्तों, खेत के तौर पर बना दिया, और जो कुछ भाग होगा इसको क्या कर दिया दोस्तों, इसको आप लोग देखते हैं कि इसको शिकारगाह बना दिया। शिकारगाह का मतलब कि यहां पर अंग्रेज लोग आएंगे, अंग्रेज अधिकारी, और यहां पर जानवरों को मारेंगे। तो इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि केनिया का जो मसाई मारा पार्क है और उसी के साथ साथ सामुरू नेशनल पार्क है, तंजानिया का सेरंगू पार्क है, आप देखते हैं कि ये इन्हीं वजहों से बसाए गए क्षेत्र दिखते हैं, है ना। पहले ये चारागाह थी दोस्तों, इन चारागाहों में से कुछ हिस्से को खेतों में परिवर्तित कर दिया, कुछ हिस्सों को अंग्रेजों ने अपने लिए शिकार खेलने की जगह बनाया। आज के समय में ये जो शिकार खेलने वाली जगह थी वहां पर कुछ नेशनल पार्क हमें दिखते हैं, जैसे केनिया का मसाई मारा पार्क हुआ, सामुरू नेशनल पार्क हुआ, तंजानिया का संगोती पार्क हुआ, ये कुछ ऐसे पार्क हमें देखने को मिलते हैं, है ना। अब देखिए होता क्या है दोस्तों कि अंग्रेजों के द्वारा जब इस पूरे के पूरे भूभाग पर कब्जा कर लिया जाता है तो अंग्रेजी लोग जो थे, उपनिवेशिक शक्तियों का मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा जो पूरा का पूरा क्षेत्र रहा था ना उसकी सीमा में फेरबदल किया जाता है। और जैसे अंग्रेजों ने ये कहा था कि भारत के जो चरवाहा समुदाय के लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ऐसे ही अफ्रीका समुदाय के लोग भी जाते थे। अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, एक प्रकार से बाउंड्री बना दी कि अब आप लोग किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो आपको हमसे जाने के लिए आज्ञा लेनी पड़ेगी, परमिट लेनी पड़ेगी। और आप देखते हैं कि अफ्रीका समुदाय के लोग जब आज्ञा लेना चाहते थे अंग्रेजों से तो उनको इस प्रकार की आज्ञा बहुत मुश्किल से मिला करती थी। तो जो चरवाहे समुदाय थे उनका जीवन बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि दुखदायी था। और अगर कोई चरवाहा समुदाय का लोग, है ना, अगर जो हमारे मसाई समुदाय के लोग थे वो चुपचाप बाहर आ जाएं और नियम को नहीं माने तो उनको बहुत कड़ी सजा दी जाती थी। ऐसे ही आप देखते हैं कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया था दोस्तों, अंग्रेजों ने ये कह दिया था कि जो बाजार होंगे ना, बाजार, उनमें सिर्फ श्वेत लोग, जो गोरे लोग हैं, उन्हीं को जाने की इजाजत होगी। ये जो अफ्रीका के लोग हैं, ये इनको लगता था अंग्रेजों को कि बहुत खूंखार होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। इन्हीं के देश में, अफ्रीका के ही देश में, अफ्रीका के ही बाजार में आप देखते हैं कि दोस्तों इन्हीं अफ्रीकी लोगों को जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। और यूरोपीय लोगों के लिए क्या करा दोस्तों कि जो अंग्रेज लोग हैं उन्हीं के लिए अच्छी अच्छी जगह बनाई। तो इनके देश पर कब्जा कर लिया, इनके देश के जो चारागाह थे उनको खेतों में परिवर्तित कर दिया, इन्हीं लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दिया, इन्हीं के जंगलों को समाप्त कर दिया। अब इनको इन्हीं के बाजारों में नहीं जाने दे रहे और इनसे टैक्स भी ले रहे हैं। समय गुजरता चला गया और साल 1930 तक आते आते हम देखते हैं कि केनिया के मसाई के क्षेत्र में, है ना, केनिया के अंदर जो मसाई लोग थे उनके पास आप देख रहे हैं कि 7,20,000 के करीब जानवर हुआ करते थे। इनमें 8,20,000 भेड़ें थीं और 1,71,000 गधे हमें देखने को मिलते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर दिखा करते थे। लेकिन साल 1933 से 34 के बीच में आप देखते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, और इस वजह से बहुत ज्यादा जो पशु थे, जानवर थे, वो आपको मरते हुए दिखते हैं, है ना। तो चारागाह सूखते चले गए, जो बचे हुए चारागाह थे उनको खेतों में बदल दिया, शिकारगाह बना दिया। इनको इन्हीं के क्षेत्रों में बाहर जाने से आज्ञा नहीं दी गई, जाते थे बाहर
बिना बताए तो सजा दी जाती थी, और इनको एक प्रकार से आप देखते हैं कि गुलाम बनाने की कोशिश अंग्रेजों के द्वारा की गई। समय गुजरता है और हम देखते हैं कि ये जो मसाई समुदाय था, इस मसाई समुदाय में हम लोग देखते हैं कि जो मसाई समुदाय था ना, जो चरवाहा समुदाय, ये दो भागों में बटा हुआ था। इनमें एक ग्रुप कहलाते थे वरिष्ठ जन, जिनको एल्डर्स कहा जाता था। एल्डर्स का मतलब जो चरवाहे समुदाय में बुजुर्ग लोग थे, जो बड़े लोग थे। एक तो ये ग्रुप होता था मसाई समुदाय में, और दूसरा होता था योद्धा या फिर वॉरियर। जो आपको जवान लोग होते थे उनको समुदाय में योद्धा कहा जाता था, और जो बुजुर्ग लोग होते थे उनको वरिष्ठ जन कहा जाता था। जो बुजुर्ग लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, वो मसाई समुदाय में शासन यानी कि हर चीज को संभालते थे, कैसे चलना है वो किया करते थे, है ना। और जो अपने आसपास के मुद्दे होते हैं उनको सुलझाया करते थे, है ना। झगड़े वगड़े हो जाते थे उनको सुलझाते थे। और ये जो योद्धा लोग होते थे, ये योद्धा लोग सुरक्षा करते थे। जो योद्धा लोग होते थे ना, इनका काम क्या होता था? इनका काम था कि दूसरे कबीलों से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जवान मसाई लोगों की हुआ करती थी। तो योद्धा अक्सर दूसरे कबीलों पर हमला भी कर वहां से जानवरों को चुराने का काम करते थे, है ना। अच्छा, अफ्रीका में ये माना जाता है कि आपके पास जितनी जानवर होंगे उतने ज्यादा आप अमीर होंगे। आज के समय में भी अगर अफ्रीका में आप लोग देखें तो अफ्रीकी लोग जो हैं, जो अभी चरवाहे हैं, वहां पर ये माना जाता है कि जिसके पास जितने जानवर वो उतना अमीर माना जाता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि अफ्रीका में जानवरों को चुराने की भी प्रथा देखने को मिलती है। अच्छा, कई बार आप देखते हैं कि अफ्रीकी लोग जो थे, अगर आप देखें कि उनको जब ये साबित करना होता था कि वो पुरुष बन गए हैं, कि एक अफ्रीकी लड़का जवान हो गया है, तो उसको अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए दूसरे कबीले में जाकर जानवर को छुड़ाना हुआ करता था। ये एक अलग प्रथा आप देखते हैं कि यहाँ पर हुआ करती थी। और अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? अंग्रेजों ने सबसे पहले अफ्रीका के अंदर मौजूद ये जो मसाई समुदाय था ना, इस पर नियंत्रण किया, क्योंकि ये सबसे बड़ा समुदाय था। और मसाई के जो अलग अलग समूह थे, जिसमें आपको वरिष्ठ जन दिख रहे थे, यानी कि जो बुजुर्ग लोग दिखते थे, और जो ये योद्धा लोग दिखते थे, इनके अंदर आप देखते हैं कि फूट डलवाई। उन्होंने अपने मर्जी के हिसाब से, अंग्रेजों ने क्या किया, जो अंग्रेजों के वफादार लोग थे ना, उनको समुदाय का मुखिया बना दिया। और ये लोग क्या थे दोस्तों? फिर ये जो अंग्रेजों के प्रति वफादार लोग थे, ये अपने हिसाब से नहीं, अंग्रेजों के हिसाब से समुदाय को चलाते थे। और बहुत सारे गलत गलत तरीके से मसाई के लोगों को आप देखते हैं कि ये लोग चलाते हुए हमें दिखते हैं, है ना। अच्छा, इसी की वजह से आप लोग देखते हैं कि पहले जो समुदाय के लिए अच्छा सोचते थे, जो मसाई समुदाय के लिए अच्छा सोचने वाले वरिष्ठ जन थे, वो भी होते थे। अब इसी बीच से जवानों के बीच में, जो जवान योद्धा थे उनके बीच में, और जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए वृद्ध लोग थे उनके बीच में आप देखते हैं कि पावर को लेकर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जो अंग्रेजों ने मुखिया नियुक्त किए थे, आप देखते हैं कि वो सिर्फ अंग्रेजों की भलाई की ही कोशिश कर रहे थे। उनके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, पैसा वैसा हुआ करता था, और वो जो साधारण चरवाहे थे उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जो मसाई समुदाय था उसमें ही फूट डल जाती है। फूट डालो शासन करो की नीति के तहत मुखिया जो बनता है वो जनता की तरफ कोई भी भलाई का काम नहीं कर रहा था, अंग्रेजों के प्रति ही वो वफादार था, और सिर्फ अंग्रेजों ने उसको पैसा दे दिया था तो उसके पास अच्छी प्रॉपर्टी संपत्ति आ गई थी। बाकी जो लोग थे उनका जीवन समुदाय के अंदर ऐसे ही गुजर रहा था। इसी वजह से जो अधिकतर लोग थे मसाई समुदाय के अंदर, जो साधारण चरवाहे थे, अब वो शहरों में जाना शुरू करते हैं और शहरों में जाकर छोटा मोटा बिजनेस करना शुरू करते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि उनके हालात, जो गरीब आदमी था उसके पास तो इतना बिजनेस करने का ही पैसा नहीं था। जो थोड़े बहुत शक्तिशाली चरवाहे थे वो चरवाहेगिरी को छोड़कर व्यापार करना शुरू करते हैं, लेकिन जो गरीब चरवाहे थे उनके पास इतना भी संसाधन नहीं था कि वो गांव में जाएं, शहर में जाएं और रोजी रोटी की तलाश कर सकें, है ना। आप देखते हैं कि अधिकतर जो कमजोर चरवाहे रहे थे अफ्रीका के अंतर्गत, वो काम की तलाश में शहर में पहुंचते हैं। वहां पर छोटे मोटे काम उनको मिलते हैं, जैसे सड़क बनाने का काम हुआ, घर को बनाने का काम हुआ, कुछ इस तरीके से। तो एक समय तक अगर आप लोग देखें दोस्तों कि मसाई समुदाय, जिसके लोग बहुत अच्छे स्तर पर जानवरों को रखते थे और अच्छे तरीके से जीवन गुजार रहे थे, अंग्रेजों ने फूट डालकर क्या कर दिया, उस समुदाय के अंदर उस समुदाय को अमीर और गरीब इस रूप में बांट दिया। तो जो गरीब चरवाहे थे वो जानवरों को छोड़ छाड़ कर क्या करते हैं दोस्तों, शहरों की तरफ व्यापार करते हुए या फिर छोटा मोटा काम करते हुए दिखते हैं, और जो अमीर चरवाहे थे वो समुदाय के अंदर आपको बसे हुए दिखते हैं। दोस्तों यहां तक तो हमने आप सभी के साथ ये जो हमारे क्वेश्चंस रहे हैं उनको एक एक कर डिस्कस किया। इस चैप्टर की सारी कहानी को हमने समझा। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो आपके कुछ प्रश्न उत्तर होंगे उनको एक एक कर रखेंगे, तो मजेदार तरीके से आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
अच्छे तरीके से जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, पूछा जा रहा है कि जो हमारा ये गुजर बकरवाल समुदाय के लोग थे, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भारत के अंदर जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था ना, वहां से आते थे गुजर बकरवाल समुदाय। गुजर बकरवाल समुदायों का व्यवसाय क्या था? ये अधिकतर आपको दिखता है कि भेड़ और बकरियों को पालने का कार्य किया करते थे। पूछा जा रहा है कि जो गद्दी चरवाहा समुदाय है ये कहाँ से थे? ये भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य से आपको दिखता है कि थे। ऊंचे पहाड़ों में स्थित जो विशाल चारागाह होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग भाबर के नाम से पुकारते हैं। कि पहाड़ों के बीच में आप देखते हैं कि दोस्तों जो चारागाह होती है उसे हम लोग भाबर के नाम से आपको दिखता है कि पुकारते हैं, है ना, विशाल चारागाह जो हमें दिखती है। अंग्रेजों के शासनकाल के समय जो आय का मुख्य स्रोत था वो क्या था? अंग्रेजों के जो पैसा आता था वो आप देखते हैं कि कैसा प्राप्त कर रहे थे? अंग्रेज लोग टैक्स लगाकर, खेती पर टैक्स लगाकर उस पैसे को प्राप्त किया करते थे। अगला सवाल है कि मान लीजिए कि अगर आप एक घुमंतु चरवाहे हैं और बार बार एक जगह से दूसरी जगह पर आपको जाना पड़ता है तो आपको क्या क्या पर्यावरण देखने को मिलेगा? अगर आप देखें कि भारत में अगर आप किसी घुमंतु समुदाय के लोगों को देखें तो वो अपने जानवरों के साथ चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल लोग हुए, जब पहाड़ों पर बर्फ आती है तो वो थोड़े मैदानी इलाकों में आ जाते हैं, है ना, चारे की तलाश में, और जब बर्फ पिघल जाती है तो ये वापस पहाड़ों में चले जाते हैं, क्योंकि जब पहाड़ों पर अच्छी मात्रा में घास होती है तो वो ठंडी गर्मी दोनों को अनुभव करते हुए दिखेंगे। अगला है ना, इस नियम आप देखते हैं कि जब लगातार विचलन किया जाता है, जब एक ही जगह पर बसकर नहीं रहा जाता है, तो जब गर्मी के मौसम में आप देखते हैं कि जब वो मैदानी भाग में होते हैं, घास के मैदान में होते हैं, और जब सर्दी आप देखते हैं कि दोस्तों जब सर्दी खत्म हो जाती है और ये वापस आपको देखता है कि पहाड़ों पर जाते हैं, तो इससे ज़मीन की उत्पादकता क्षमता बनी रहती है ना, वनस्पति कायम रहती है, चरवाहे को क्या है अच्छे तरीके से और उनके जानवरों को खाना मिल जाता है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता नहीं है। मसाई समुदाय के चरवाहे उनसे क्यों छीन लिए गए थे? देखिए, आप सभी को पता है कि अंग्रेजों की ये कोशिश थी कि इस पूरे के पूरे एरिया को अपना गुलाम बनाओ, और जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सभी देश अफ्रीका पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे। 1885 में ये लोग मीटिंग करते हैं और तय करते हैं कि हम ना अफ्रीका को बांट लेंगे, और इसके बांटने के साथ ही जो मसाई चरवाहा समुदाय था उसके भी दो भाग हो जाते हैं। इसके अंतर्गत जो अधिकतर मसाई लोग थे, 60% लोग आपको दिखता है वो केनिया में, और कुछ लोग आपको तंजानिया के अंतर्गत बसे हुए दिखते हैं, है ना। और इस वजह से आप लोग देखते हैं कि इसी के साथ साथ अंग्रेजों का ये भी उद्देश्य था कि इस पूरे क्षेत्र को हमें खेत में परिवर्तित कर देना है ताकि वहां से टैक्स मिले, और जो क्षेत्र खेत में परिवर्तित नहीं किया था वहां से वो शिकार कर कर अपना फायदा उठाने लगे। तो कुछ इस तरीके से अफ्रीका के मसाई समुदायों के पूरे चारागाह को अंग्रेजों ने कब्जे में किया। अगला है कि इनमें से कौन सी औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानूनों को बनाया था, है ना। आप देखते हैं कि सबसे पहले कानून बनाया गया था जिसे प्रतिभूमि निम्नावली कहा जाता था, जिसका मतलब था अंग्रेजों को लगता था कि जो चीज खाली पड़ी है, जो जमीन खाली पड़ी है ना, जिस पर खेती नहीं हो रही, तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। इसीलिए अंग्रेजों ने ये नियम बनाया कि जो जगह खाली है वहां पर कोई जानवर अपना खाना नहीं खा सकता, उस पर हम खेती करेंगे, और इसके जरिए खाली जगहों को अंग्रेजों ने अपने खेतों में परिवर्तित किया। उसी के साथ अंग्रेजों ने जंगल का कानून बनाया था, और जंगल के कानून के तहत जंगलों को 3 कैटेगरी में बांटा था: आरक्षित जंगल, सुरक्षित जंगल और ग्रामीण जंगल। आरक्षित जंगल में आपको दिखता है कि कोई भी नहीं जा सकता था, और दिखता है सुरक्षित जंगल में आप जा सकते थे लेकिन आपको आज्ञा लेनी पड़ती थी, और ग्रामीण जंगल में सबको आज्ञा दी थी जाने की। उसी के साथ भारत के आदिवासियों को परेशान करने के लिए, उनसे फायदा उठाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के जितने भी हमारे आदिवासी लोग थे इनको अपराधी घोषित कर दिया। 1871 में आप देखते हैं कि ये कानून बनाया गया था, और उस कानून के तहत आप देखते हैं कि उनको अपराधी घोषित कर दिया ताकि ये एक जगह पर रहेंगे तो इन पर नजर रखना आसान होगा और इनसे आसानी के साथ टैक्स लिया जा सकता है। तो कुछ ये किया। अब जब ये जानवर और चरवाहे एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएंगे तो एक ना एक दिन तो इनकी जो गांव के अंदर मौजूद घास है वो समाप्त हो जाएगी सारी, और जब ये घास समाप्त हो गई तो जानवरों को खाना नहीं मिला, तो बड़े स्तर पर जानवरों के सामने भूखे मरने की समस्या हमें आती हुई दिखी। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक तो हमने आपके साथ इस चैप्टर से संबंधित जो आपके क्वेश्चन आंसर्स रहे थे उसको डिस्कस किया। आगे बढ़ेंगे और अब यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे क्विज के क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे। पूछा जा रहा है कि 1947 में भारत के विभाजन के बाद अपने पशुओं को लेकर वो लोग नहीं जा पा रहे थे। कौन? हरियाणा के अंतर्गत जो आप देखते हैं कि हमारे लोग थे वो आपको दिखते हैं दोस्तों अपने जानवरों को सिंध नहीं ले जा पा रहे थे।
अगला सवाल है कि नए चारागाह की तलाश में चरवाहे कहां पहुंच गए थे। नए चारागाह की तलाश में आप देखते हैं, इसका आंसर आपको हमारे सामने पेश करना है। 4 ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। रायका लोग कौन से मवेशी नहीं पालते। रायका लोग ऊंट को पालते हैं, बकरी को पालते हैं, भेड़ को पालते हैं, वो मुर्गी को नहीं पालते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का विभाजन कब हुआ। भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को आप देखते हैं कि हुआ। अगला, औपनिवेशिक काल में मसाई लोगों से कितने प्रतिशत चारागाह छीन लिया गया। लगभग 60% जमीन जो थी वो छीन ली गई अंग्रेजों के द्वारा, है ना। मसाई पशुपालन मुख्यतः क्या करते थे, ये आपको दिखता है दोस्तों कि पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत आपको बसा हुआ। पूर्वी अफ्रीका मतलब केनिया और तंजानिया वाला जो इलाका है, वहां पर ये क्षेत्र बसा हुआ करता था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है ना। मसाई मारा पार्क कहां पर है दोस्तों। ये जो मसाई मारा पार्क है ये केनिया के अंतर्गत मौजूद है, जो पहले चारागाह था, बाद में इसे शिकारगाह बना दिया गया था। अगला, अंग्रेजी सरकार ने स्थानीय समुदायों को खेती के लिए प्रोत्साहित किया। अंग्रेजों ने 19वीं सदी के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि जो चारागाह था उनको खेतों में परिवर्तित किया, ताकि उन खेतों में आप देखते हैं कि फसल उगे और जिससे अंग्रेजों को फायदा हो, है ना। काफिला का मतलब क्या होता है दोस्तों। काफिले का मतलब होता है कि एक प्रकार से जो चरवाहों का एक समूह होता है, जो मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण करता है, कि कभी एक जगह पर है फिर दूसरी जगह पर चले गए, तो उनके ग्रुप को ही काफिला कहा जाता है, कि चरवाहों का काफिला जा रहा है, चरवाहों का समूह जा रहा है। केनिया के मसाई के पास कितने मवेशी थे। आपको दिख रहा है कि इनके पास लगभग 7200। ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल सही बनता है। मसाई समुदाय मुख्य तौर पर कितने ग्रुपों में बटा था। ये 2 भागों में बटा हुआ था। एक कहलाते थे वरिष्ठ जन, जिनमें आपको दिखता है दोस्तों के बड़े लोग आते थे, बुजुर्ग लोग आते थे, जो समुदाय का शासन चलाते थे। और दूसरा होता था योद्धा। योद्धा लोग वो थे जो युवक थे, जो जवान लोग थे, और ये सुरक्षा करते थे समुदाय की, और दूसरे समुदायों पर हमला करते थे और वहां से मवेशियों को भी चुराते थे। किन लोगों को बाजारों में जाने की आज्ञा नहीं थी। जो अश्वेत लोग थे, है ना, जो अश्वेत लोग थे अफ्रीका के, है ना, उनको अपने ही देश में आज्ञा नहीं थी। श्वेत लोग, गोरे लोगों के लिए कहा गया कि वो पूरे तौर पर बाजार होंगे। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि रोजी रोटी की तलाश में लोग कहां पर पलायन कर रहे थे। रोजी रोटी की तलाश में अफ्रीका के अंतर्गत जो लोग थे वो अपने शहरों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, है ना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनता है। गरीब चरवाहों के पास क्या नहीं था। गरीब चरवाहों के पास आप देखते हैं दोस्तों कोई भी संसाधन नहीं था कि वो अपना बिजनेस कर सकें या फिर किसी और काम को स्थापित कर सकें। ऑप्शन बी यहां पर आप देखते हैं कि बिल्कुल सही बनता है। अंग्रेजों ने किस पर समाज नियंत्रण किया था। अंग्रेजों ने आप देखते हैं कि दोस्तों पूरे तौर पर जो मसाई समुदाय था ना, इनको तो बड़े तौर पर तबाह किया था। ऑप्शन ए यहां पर आप देखते हैं कि बिल्कुल सही ऑप्शन बनता है। मुखिया धन से क्या खरीद रहे थे। अंग्रेजों ने मसाई समुदाय में जो मुखिया थे वो अपने हिसाब से बना दिए थे और इन मुखियाओं को पैसा देते थे, और ये मुखिया उन पैसों से जमीनों को, जानवरों को और सामानों को खरीद रहे थे, अर्थात उपरोक्त सभी को खरीद रहे थे। अगला सवाल, औपनिवेशिक काल में मसाई लोगों ने कितने प्रतिशत चारवाहा छीन लिया गया। 60%। ये तो हमने देख लिया दोस्तों, है ना। मसाई मारा पार्क वाला सवाल भी देख लिया, है ना। इस वाले सवाल को भी हमने किया है, ठीक है। अधिकतर ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हमने किए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो हमारे प्रश्न रहे हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, ये आपको पूरे तौर पर समझ में आए हैं। तो ये जो हमारा आधुनिक विश्व में चरवाहे लेक्चर नंबर 2 था, आप देखते हैं कि दोस्तों ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी के साथ अपने अगली क्लास में एक नए लेक्चर को करेंगे डिस्कस। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। उसी के साथ ये भी बताएं कि आप अगली क्लास कौन से चैप्टर पर कराना चाहते हैं। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।